अब देखिए, भली ही गर्मियां खत्म हो रही हो, ठंड का मौसम शुरू हो रहा हो, लेकिन भारत और चाइना के बीच जो रिश्तों की बर्फ जमी हुई थी वो पिघलनी शुरू हो गई है। और भारत और चाइना के बीच जो टकराव बना हुआ था उसमें कुछ समझौता हो रहे हैं, कुछ सुधार दिख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ है और भारत चाइना के बीच लद्दाख के देवसांग मैदानों एवं डेमचौक में पारस्परिक गश्त के अधिकारों को फिर से शुरू करने के लिए हाल ही में एक समझौता हुआ। 2020 की सीमा संकट के बाद एक पहली महत्वपूर्ण सफलता है। हालांकि ये कूटनीतिक प्रगति सीमित है क्योंकि यह व्यापक सीमा विवाद को हल करने के बजाय केवल चीनी अतिक्रमणों के निवारण पर केंद्रित है। और आपने देखा होगा कि 2020 में यहाँ लद्दाख वाले हिस्से में टकराव हुआ था भारत और चाइना की सैनिकों के बीच, सेना के बीच, जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। तो यहीं की बात हो रही है। और अब हमारे जो सैनिक गश्त करते थे आ जा सकते थे ना 2020 के पहले तक, लड़ाई के पहले, टकराव के पहले तक, वहां तक आ जा सकेंगे। ये समझौता हुआ है। अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा ली गई हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। तो चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। भारत के लिए चीन का क्या महत्व है, हमारे लिए भारत के लिए चाइना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी बात करेंगे, हम लोग जानेंगे। भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहां कहां विवाद बना हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना कभी लद्दाख को अपना हिस्सा कह देता है और अक्साई चीन में तो कब्जा करके बैठा हुआ है, और कभी वो अरुणाचल प्रदेश को पूरा अपना हिस्सा कह देता है। उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और हम लोग देखेंगे कि चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत क्या उपाय करना चाहिए भारत को, उस पर भी हम लोग बातें करेंगे, जानेंगे। और जो मैकमोहन रेखा है ना, उसे क्या चाइना मानता नहीं है। वो कहता है तिब्बत के साथ आपका वो समझौता हुआ था, तिब्बत पहले आजाद हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया था। अगर आप देखिए तिब्बत आजाद होता तो हमारी चाइना से यहाँ लड़ाई कोई होती ही नहीं, हमारा तिब्बत से सीमा लग रही होती यहाँ। तो भारत के लिए चीन का क्या महत्व है, पहले इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। तो औद्योगिक कच्चे माल पर निर्भरता। तो सीमा पर तनाव के बावजूद चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। हमारा और चाइना का इतना टकराव बना रहा है, उसके बाद भी हमारा व्यापार सबसे ज्यादा हुआ है हम दोनों के बीच, 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। और भारत महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। हम लोग चाइना से बहुत सारे कच्चे तेल, औद्योगिक क्षेत्र के लिए कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं आयात करते हैं। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। भारत के 80% से अधिक सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स अवयव चीन से प्राप्त होते हैं, और जिससे फार्मास्यूटिकल उद्योग विशेष रूप से चीन पर निर्भर हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने चीन से 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात किया है। और जिस समय टकराव हुआ था उस समय भी आप देखिए वाइकॉट चाइना का ट्रेंड कर रहा था, ये बातें हो रही थी, लेकिन कहते हैं कि 5 फोन में से 3 से 4 फोन चाइनीज कंपनियों के हमारे देश में बिक रहे थे। और चाइनीज और भी सामान देख लीजिए, हर घर में मुझे लगता है कि मिल ही जाएगा। वर्तमान में भारत अपने लगभग 80% सौर उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर है, और जिनमें से आप देखिए 80% से अधिक आयात चीन द्वारा किया जाता है। पॉलिसी सर्किल ब्यूरो के आंकड़े हैं। घरेलू विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के हाल के प्रयासों से इस निर्भरता को बहुत हद तक कम करने में वर्षों लगेंगे। औद्योगिक और डिजिटल अवसंरचना। तो सुरक्षा चिंताओं और ऐप प्रतिबंधों के बावजूद चीनी प्रौद्योगिकी भारत के डिजिटल परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। चीनी स्मार्टफोन देख लीजिए निर्माता अभी भी 75% से अधिक सामूहिक बाजार हिस्सेदारी के साथ भारतीय बाजार पर हावी है, एक काउंटर पॉइंट रिसर्च कह रही है। 75%। प्रतिबंधों के बावजूद महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों में पर्याप्त चीनी अवयव या तकनीक होती है। भारत के उभरते क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बहुत हद तक चीनी बैटरी तकनीकी अवयवों पर निर्भर है। निवेश और विशेषज्ञता। तो चीनी तकनीकी विशेषज्ञता भारतीय औद्योगिक विकास के लिए मूल्यवान बनी हुई है। चीनी कंपनियों के पास बुनियादी अवसंरचना के विकास और हाई स्पीड रेल सिस्टम में महत्वपूर्ण अनुभव है, और जिसे भारत विकसित करना चाहता है। कई भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को पर्याप्त चीनी निवेश प्राप्त हुआ है,
जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 2020 तक भारत में 18 यूनिकॉर्न कंपनियों में 3500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का चीन का निवेश है। चीन यहाँ पैसा लगाए हुए है। व्यापार मार्ग पर निर्भरता। भारत की व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय संपर्क पहल प्रायः चीनी प्रभाव से टकराते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के कई व्यापारिक साझेदारों के चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं। क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी RCEP। हालांकि भारत ने इससे बाहर रहने का विकल्प चुना है, लेकिन यह क्षेत्रीय व्यापार संरचना में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। भारत का 55 से अधिक व्यापार दक्षिण चीन और मलक्कल जलमंडल से होकर गुजरता है, और भारत के वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग उन क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं जहां चीनी की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। अब भारत और चाइना के बीच विवाद कहां बना हुआ है? क्या सीमा विवाद और क्षेत्रीय दावे। तो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC सबसे अधिक अस्थिर मुद्दा बनी हुई है, जो प्रयाग गतिरोध और घटनाएं होती रहती है। गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है। चीन वर्तमान में अक्साई चीन में लगभग आप देखिए 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है, कि 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है। ये विदेश मंत्रालय के हिसाब से कहा जा रहा है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से है, आपको ईटानगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। हाल ही में उपग्रह से प्राप्त चित्रों से पता चला कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ड्यूअल यूज विलेज का निर्माण कर रहा है तथा महत्वपूर्ण सैन्य अवसंरचना का उन्नयन भी कर रहा है। आर्थिक असंतुलन और व्यापार घाटा। तो द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को चीन के साथ भारी व्यापार घाटा का सामना करना पड़ रहा है, जो वर्ष 2024 में 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। यानी कि हम लोग खरीद ज्यादा रहे, बेच कम रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत को चीन के निर्यात में 9.61% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। द ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी ये कह रहा है। भारत ने चीनी उत्पादों के विरुद्ध एंटी डंपिंग उपायों को लागू किया, लेकिन फिर भी चीन लगातार आसियान अंतर व्यापार और द्विपक्षीय FTA के माध्यम से भारत में परोक्ष रूप से प्रवेश भी कर रहा है। आसियान के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है। क्या कर लेता है? पूछ लेता है। आसियान है क्या? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही है। 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके मेंबर की बात करें तो ब्रुनई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जल संसाधन विवाद। तो भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के ऊपरी क्षेत्रों पर चीन का नियंत्रण, जिसमें ब्रह्मपुत्र, यारलुंग, त्यांग पो भी शामिल है। ब्रह्मपुत्र को आप देखते हैं कि यारलुंग त्सांग पो कहते हैं ना चाइना में। चीन ने कई बांधों का निर्माण किया, जिसमें भूटान भारत सीमा के निकट विशाल जांगमू बांध और मेडोक में विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच कोई जल साझाकरण संधि नहीं है तथा वर्ष 2017 में भारत और चीन की सीमा पर डोकलाम गतिरोध के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र पर जलवायवीय डेटा जारी करना बंद कर दिया। साइबर खतरे। तो भारत में साइबर हमलों के लिए चीन सुर्खियों में रहा है। 2022 में चीन से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर 7 भारतीय विद्युत ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया। 2020 से अब तक 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। 5G तकनीक पर चिंताओं के कारण भारत के दूरसंचार बुनियादी अवसंरचना से हुवेई हो, ZTE हो को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया। सेंटिनल-1 की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2022 में एम्स दिल्ली पर रैनसमवेयर हमला चीनी थ्रेट एक्टर ग्रुप कैमल, ये आप देखते हैं कि कैमल गैंग द्वारा किया गया था। ये क्षेत्रीय प्रभाव प्रतिस्पर्धा, कैमल ग्रुप, ये आप देखिए चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश पाकिस्तान में भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती दे रहा है। और ये आप देखेंगे कि यहां से जा रहा है ना, जो पाकिस्तान हमारे क्षेत्र कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव में हवाई अड्डे व बंदरगाह सुविधाएं स्थापित की हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में चीनी आर्थिक प्रभाव काफी बढ़ रहा है, जिससे भारत की चारों ओर स्ट्रिंग ऑफ पल्स बन गई है। क्योंकि ये सभी हमारे देश पड़ोसी हैं ना, चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी यहाँ देखने को मिलती है भारत और श्रीलंका के बीच। स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति सहित भारत की जवाबी पहल अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में ही है।
ये सामरिक गठबंधन और क्षेत्रीय साझेदारियां, तो परमाणु प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों को साझा करने सहित पाकिस्तान के साथ चीन का गहन सैन्य सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका विशेष क्वाड, और क्वाड में देखिए 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जिसमें मालाबार और जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं। के साथ भारत का बढ़ता गठबंधन चीन के लिए विरोध का कारण भी बन रहा है। वियतनाम के ईईजेड में भारत की तेल अन्वेषण परियोजनाओं को चीनी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भारत का लगभग $200 बिलियन का व्यापार प्रतिवर्ष दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन बता रहा है। और दक्षिण चीन सागर पर भारत, चाइना क्या कहता है, हमारा हिस्सा है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, जिसमें हम्बनटोटा बंदरगाह जैसी पनडुब्बियों और अनुसंधान जहाजों की तैनाती शामिल है, भारत के लिए चिंता का विषय है। एक कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच, तो आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मंचों पर चीन द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को लगातार संरक्षण देने से भारत चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एससीओ और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा तनाव उत्पन्न करती है, और वैश्विक शासन सुधारों में भारत की भूमिका का चीन द्वारा विरोध भी जारी है। तो एससीओ के बारे में याद रखिएगा, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लेता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेंबर की बात करें तो बेलारूस हो गया, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं ब्रिक्स की बात करें तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इसका हेड कहाँ सम्मेलन हुआ था, रूस में, और 16 जून 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें अभी आप देखिए मेंबर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात देखने को मिलेगा। भारत की एनएसजी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की आकांक्षाओं के प्रति चीन का विरोध जारी है। देखिए जो यूएनएससी है ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है, और इसमें आप देखिए 15 टोटल मेंबर हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। लेकिन जो 5 स्थायी हैं, जिनमें चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट देखने को मिलता है। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना होता है तो इन पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर कोई इसके विरोध में एक भी चला जाता है तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है। और चाइना यही तो फायदा उठाता है, जब भी भारत के फायदे के लिए कुछ आता है वो वीटो कर देता है। चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है? और चाइना हमारा पड़ोसी है, तो इसलिए हमें संबंध सुधारने पर जोर देना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना वो कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आर्थिक विविधीकरण और आत्मनिर्भरता, भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी पीएलआई योजना का विस्तार जारी रखना चाहिए। सेमीकंडक्टर मिशन, तो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जैसी पहलों के माध्यम से एपीआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतरण और निवेश के लिए जापान, दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय संघ के देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। विश्व व्यापार संगठन का अनुपालन बनाए रखते हुए स्मार्ट संरक्षणवादी उपायों को लागू करना चाहिए। आयातों को प्रतिबंधित करने के लिए गुणवत्ता मानक और प्रमाणन प्रक्रियाओं विकसित की जानी चाहिए। विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित दिया जाना चाहिए। WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सामरिक सैन्य आधुनिकीकरण, तो एलएसी के साथ सैन्य बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है, जिसमें 73 सामरिक सड़कें और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड शामिल है। अक्टूबर 2024 तक 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के बाद उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। विशेष प्रशिक्षण उपकरण अधिग्रहण के माध्यम से पर्वतीय युद्ध क्षमताओं को प्रबल किए जाने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया बलों का उन्नत करना, रसद क्षमताओं में सुधार करना शामिल है। क्षेत्रीय नेतृत्व संवर्धन, तो विकास सहायता और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में वृद्धि के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। RBRI प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बिम्स्टेक और हिंद महासागर यानी कि आप देखते हैं रिम एसोसिएशन जैसी पहलों का विस्तार करने की आवश्यकता है। बिम्स्टेक के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, किसके, बिम्स्टेक की बात हो रही है। इसके बाद बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। इसका स्थापना कब हुई थी पता है आपको?
भैया इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए के साथ सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव जैसी पहलों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिए। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान बढ़ाने की भी आवश्यकता है इसमें। या आप देखिए कूटनीतिक संलग्नता रणनीति, तो मूल हितों पर दृढ़ रहते हुए बहुविध माध्यमों से संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है। एससीओ और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों में भाग लेने के साथ ही क्वाड भागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, मजबूत करने की। और विशिष्ट चुनौतियों पर समान विचारधारा वाले देशों के साथ मुद्दा आधारित गठबंधन विकसित किया जाना चाहिए। रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए अमेरिका, चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित किया जाना चाहिए। हाल के उदाहरणों में व्यापारिक संबंधों को बनाए रखते हुए राजनयिक माध्यमों से सीमा तनाव का सफल प्रबंधन शामिल है। आर्थिक उत्तोलन विकास, तो चीन के साथ वार्ता में भारतीय बाजार की शक्तियों का अभिनिर्धारण करना और उनका उपयोग करना चाहिए। यूके और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड की बात हो रही है, के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिए वैकल्पिक बाजार विकसित किया जाना चाहिए। लाभकारी आर्थिक संबंधों को बनाए रखते हुए निवेश का अन्वेषण करने के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। पीएम गति शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। हाल ही में सफलताओं में चाइना प्लस रणनीति के तहत डी कॉपलिंग पहलों के माध्यम से कुछ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भारत की ओर पुनर्निर्देशित करना शामिल है। या आप देखिए समुद्री रणनीतिक संवर्धन, तो हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक क्षमताओं और उपस्थिति की को मजबूत करने की आवश्यकता है। सागरमाला परियोजना के माध्यम से बंदरगाह, बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता है। क्वाड और आसियान देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अरब सागर जैसी सामरिक जलमार्ग में निगरानी मॉनिटरिंग क्षमताओं में सुधार किए जाने चाहिए। ये आप देख लीजिए, ये है बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहानी है भारत और चाइना के बीच रिश्तों की।